नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने बात की थी फोटोन के बारे में और आज अपने बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित आइंस्टीन समीकरण के बारे में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो भी परिघटना थी उसके ऊपर आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी। बात करते हैं उस समीकरण की कि आइंस्टीन ने क्या कहा था। आइंस्टीन ने कुछ ऐसा कहा था कि सपोज दैट ये अपने पास एक सुग्राही पदार्थ है जिसके अंदर कुछ एक संख्या में इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। इस सुग्राही पदार्थ पर जब फोटोन रूपी प्रकाश का आपतन होता है तो फोटोन के पास जितनी भी ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा दो भाग में डिवाइड होती है। यदि फोटोन के पास ऊर्जा E बराबर एच न्यू है, प्रत्येक फोटोन के पास जो ऊर्जा है वो E बराबर एच न्यू है, तो ये ऊर्जा दो भाग में डिवाइड होगी। हम ये जानते हैं कि एक फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है और एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा दो भाग में बंटेगी। तो उसमें से पहला भाग होगा कि फोटोन के रूप में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का कुछ भाग धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आता है। तो इलेक्ट्रॉन निष्कासन में कुछ ऊर्जा काम आएगी। अब जो भी ऊर्जा शेष बच गई वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने के काम आती है, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी के लिए काम में आती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा चाहिए होती है। कार्यफलन मतलब फाई नोट के तुल्य ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आएगी। जो शेष ऊर्जा बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा प्रदान करने के काम आती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यदि एक फोटोन के पास कुल ऊर्जा एच न्यू है तो उसमें से फाई नोट ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आ गई और शेष बच गई ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने के काम आ गई। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में प्रयुक्त कुल ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन को प्रदान की जाने वाली गतिज ऊर्जा, इन दोनों का जो योग होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली कुल ऊर्जा के तुल्य होता है। अर्थात जो कुल ऊर्जा होती है E, उसका जो मान होता है वो फाई नोट प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि के मैक्सिमम के योग के बराबर होता है। तो फिर कुल ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे एच न्यू। फाई नोट का सूत्र क्या होता है? फाई नोट का फॉर्मूला होता है एच न्यू नोट, जो कि हमने कल समझा था, प्लस के मैक्सिमम। पक्षांतर कर लो, एच वाले पदों को एक साथ ले लो तो यहाँ से फिर जो के मैक्सिमम आएगा ये पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा माइनस में, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट हो जाएगा। तो के मैक्सिमम बराबर एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नोट बना। ये समीकरण नंबर 1 आइंस्टीन समीकरण बन चुकी है। ये भी एक आइंस्टीन समीकरण है। इसको मैं चलो समीकरण नंबर 1 नाम देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम देता हूँ। समीकरण नंबर 1 आइंस्टीन समीकरण है, उसका संशोधित रूप के मैक्सिमम ये हो गया। ये समीकरण नंबर 2 न्यूमेरिकल में ज़्यादातर काम आती है। इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो। ये जो समीकरण है वो तो आवर्ती के पदों में है, इसको आप तरंग दैर्ध्य के पदों में ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे? के मैक्सिमम इज इक्वल होगा एच, न्यू के स्थान पे लिखोगे सी बटे लैम्डा, तो ये हो जाएगा सी बटे लैम्डा और ये हो जाएगा सी बटे लैम्डा नोट, क्योंकि देली आवर्ती के संग जो तरंग दैर्ध्य होती है वो देली तरंग दैर्ध्य होती है। यहाँ से आप सी कॉमन ले सकते हो, तो के मैक्सिमम बराबर आ जाएगा एच सी 1/λ माइनस 1/λ नोट, और कुछ पक्षांत लघुत्तम वगैरह ले लीजिए तो एच सी लैम्डा नोट माइनस लैम्डा बटे लैम्डा नोट। ये आइंस्टीन समीकरण का तीसरा एक रूप निकल के आ चुका है। मोस्टली ये भी न्यूमेरिकल में कई बार काम आ जाता है। तो आइंस्टीन समीकरण जब भी आपको एग्जाम में पूछी जाए तो आप आइंस्टीन समीकरण नंबर 1 ये लिख सकते हो या फिर ये समीकरण नंबर 2 लिख सकते हो। ये दोनों ही आइंस्टीन समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है।
तो आइंस्टीन ने क्या कहा था कि किसी भी धातु के ऊपर जब प्रकाश का आपतन होता है, फोटोन का आपतन होता है, तो फोटोन की कुल ऊर्जा दो भाग में डिवाइड होती है। पहला भाग इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में और दूसरा भाग उस निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, अर्थात कुल ऊर्जा जो h न्यू होगी वो फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम के तुल्य होगी। अब के मैक्सिमम है, के मैक्सिमम का फॉर्मूला हम जानते हैं। जब हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन किया था उस समय हमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे थे उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का एक सूत्र देखा था कि के मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईवी नोट। तो आप के मैक्सिमम के स्थान पे ईवी नोट लिख सकते हो। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईवी नोट इज इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नोट। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी अपने पास आइंस्टीन समीकरणें आ चुकी हैं जो कि एक ही समीकरण के संशोधित अलग अलग रूप हैं। तो ये तो बात होगी आइंस्टीन समीकरण की। अब आइंस्टीन ने क्या कहा था कि ये जो भी आइंस्टीन समीकरण होगी ये आइंस्टीन समीकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का पालन करेगी, ऐसा उस समीकरण के लिए बोला गया था। तो अब अपने बारी बारी से ये समझेंगे कि ये जो अपने पास आइंस्टीन समीकरण है क्या वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का पालन करती हैं, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की सत्यता की जांच करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या समीकरण के द्वारा कैसे होगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अपने समीकरण थी कैसी कैसी उसको एक बार अपने देख लें कि समीकरण किस प्रकार की थी। तो बेसिक रूल था अपना, सिर्फ अपने बेसिक की बात करेंगे। आवर्ती को बढ़ाते हो तो कौन कौन सी राशियां बढ़ेंगी, v को बढ़ाने पर v बढ़ेगा और साथ में उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि के मैक्सिमम, क्योंकि वो वेग पे डिपेंड करती है। आई को बढ़ाने पर कौन बढ़ता है, आई बढ़ता है। सिंपल सा बेसिक है। इसके आधार पे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की नियमों की व्याख्या करेंगे और आइंस्टीन समीकरण की सहायता से व्याख्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने क्या कहेंगे, आइंस्टीन समीकरण आप समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 काम में ले लो, कंप्लीटली जितने भी रूल है वो सारे के सारे फॉलो हो जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, आवर्ती का मान देहली आवर्ती के तुल्य कर दो। तो सबसे पहले अपना रूल तो ये कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के तुल्य है तो प्रवाहित धारा का मान 0 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धातु से निष्कासित जरूर होते हैं लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, गतिज ऊर्जा 0 होती है, वो गति नहीं करते। ये अपना पहला रूल है। तो इस कंडीशन की सहायता से हम देखेंगे कि क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण में भी गतिज ऊर्जा का मान 0 आता है। यदि 0 आता है तो समीकरण सही है, अदरवाइज गलत है। तो आप समीकरण नंबर 2 काम में ले लो और न्यू के स्थान पे न्यू नोट लिख दो। समीकरण नंबर 2 क्या है, के मैक्सिमम इज इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नोट है। न्यू के स्थान पे क्या लिख दो, न्यू नोट लिख दो। जी मैंने यहाँ पे न्यू नोट कर दिया। तो ब्रैकेट का मान कितना हो गया, न्यू नोट माइनस न्यू नोट 0 हो गया। तो के मैक्सिमम का मान कितना आ जाएगा, 0। मतलब कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी उसका मान कितना होगा, 0। तो पहली कंडीशन या पहला रूल प्रकाश विद्युत प्रभाव का वो यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। चलो अपने क्या करेंगे, आवृत्ति को बढ़ाएंगे। वास्तविक रूल क्या कहता है, यदि आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हो तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, निरोधी विभव बढ़ेगा। अब अपने आवर्ती बढ़ाएंगे आइंस्टीन समीकरण में और ये समझेंगे कि क्या समीकरण के अनुसार भी गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव बढ़ता है। यदि ऐसा होता है तो वो वास्तविक नियमों की पालना कर रहा है, इसका मतलब समीकरण है वो सही है। चलिए बात करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो आवर्ती को बढ़ाएंगे, रूल क्या है, के मैक्सिमम। दूसरी समीकरण काम में ले लो, एच न्यू माइनस न्यू नोट। आवर्ती को बढ़ाओ जी, इस राशि को बढ़ाओ। इस राशि को यदि आप बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है कि ब्रैकेट का मान बढ़ेगा।
न्यू माइनस न्यू नोट है, न्यू का मान यदि अपने बढ़ा दें तो ब्रैकेट की वैल्यू बढ़ेगी, और ब्रैकेट की यदि वैल्यू बढ़ती है तो बराबर के सामने पूरी संख्या बढ़ने वाली है, यानी कि के मैक्सिमम का जो फाइनल मान है वो बढ़ने वाला है। अर्थात ऐसा करने पर जो के मैक्सिमम होगा यानी कि गतिज ऊर्जा होगी उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती है, जो कि इस बात को सत्य सिद्ध करती है, रूल को सत्य सिद्ध करती है। अब बात करते हैं क्या निरोधी विभव भी बढ़ता है। उसके लिए आप समीकरण नंबर 4 काम में ले लो। समीकरण नंबर 4 क्या है, ई वी नोट इज इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नोट। ओके, तो आप न्यू को बढ़ाओ, आवृत्ति को बढ़ाओ। यदि आप आवृत्ति को बढ़ाओगे तो सेम कंडीशन, ब्रैकेट की वैल्यू बढ़ रही है जिसके कारण बराबर के सामने पूरा पद बढ़ेगा, यानी कि ई वी नोट कंप्लीट की वैल्यू बढ़ेगी। ई तो यहाँ पे नियतांक है, आप चाहो तो सामने इसका भाग लगा सकते हो, मैं बटा में ई कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यदि ब्रैकेट के वैल्यू बढ़ने के कारण बराबर के आगे की वैल्यू बढ़ती है, मतलब वी नोट का मान बढ़ रहा है, तो आवर्ती को बढ़ाने पर वी नोट का मान फिर से बढ़ता है। अर्थात आवर्ती बढ़ाने पर के मैक्सिमम यानी कि गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है और निरोधी विभव के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये दूसरा रूल है, वो भी सेटिस्फाई हो गया। पहला रूल कौन सा था कि आवर्ती को हमने डेली आवर्ती के तुल्य कर दिया तो गतिज ऊर्जा 0 रहनी चाहिए, सही बात है। और दूसरे रूल में आवर्ती को हमने बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव बढ़ना चाहिए, जो कि समीकरण के अनुसार हमें सही प्राप्त होता है। अब अपने बात करते हैं कि यदि आवर्ती को बढ़ा दें या परिवर्तित कर दे तो प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हमें देखना है। तो यदि अपने आवर्ती को बढ़ाएं तो समीकरण 2, 4, 1 या 3 जो भी समीकरण हो, प्रत्येक समीकरण को जब आप गहराई से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा कि इन समीकरण में तीव्र धारा का कोई जिक्र नहीं है, धारा कहीं भी नहीं है। अर्थात आप आवर्ती को, इस आवर्ती को आप कितना भी बढ़ा लो, इसमें धारा तो है ही नहीं, धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को यदि अपने बढ़ा दें तो प्रकाश विद्युत धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति और धारा के मध्य कोई संबंध ही नहीं है। समीकरण में कहीं भी आवृत्ति और धारा एक साथ नहीं है, केवल और केवल आवृत्ति है, धारा है ही नहीं, यानी कि धारा आवृत्ति पर डिपेंड ही नहीं करती। तो आप आवृत्ति को चाहे कितना भी चेंज कर लो, धारा का मान 0 बना रहेगा। तो ये तीसरा रूल जो कि वास्तव में सही है, आवृत्ति को बढ़ाने पर धारा का मान 0 बना रहता है। तो तीसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया। चौथा रूल अपने क्या कहता है कि आप तीव्रता को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? तीव्रता को। तो देखना ये है कि निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, निरोधी विभव ये रहा समीकरण 4 में, गतिज ऊर्जा ये रही समीकरण 2 में। यहाँ से हमें साफ दिख सकता है, समीकरणों में क्लियर दिख रहा है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो, जो निरोधी विभव होता है वो केवल और केवल आवृत्ति पे डिपेंड कर रहा है। इन समीकरणों में तीव्रता भी कहीं नहीं है, कैपिटल आई कहीं भी हमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव जो हैं वो तीव्रता पे भी डिपेंड नहीं होते हैं। तो ये इसका चौथा नियम हो गया। तो कुल मिलाकर के ये 4 नियम वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये चारों ही नियम अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के भी थे, जो कि यहाँ पे सत्य सिद्ध होते हैं। 5वें नियम में आइंस्टीन ने ऐसा खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जब भी किसी धातु के ऊपर फोटोन का आपतन होगा उसकी ऊर्जा 2 भाग में डिवाइड होगी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में टाइम नहीं लगेगा, समय पश्चाता नहीं होगी, कोई टाइम डिले नहीं होगा। यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि आपने डेली आवृत्ति से ज़्यादा रखी है तो तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन है वो निष्कासित हो जाता है, यानी कि कोई भी समय नहीं लगता, बिना किसी टाइम डिले, बिना किसी समय पश्चाता के इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाएगा, जो कि उसका 5वां रूल है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो भी अपने पास प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम थे वो यहाँ पे इन समीकरणों की सहायता से सत्य सिद्ध होते हैं, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन के द्वारा प्रदान की गई जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। अब अपनी बात करेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति की।
तो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने पास प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं कि प्रकाश किस प्रकार से व्यवहार करता है, कैसे काम करता है, कितनी उसकी प्रकृति होती है। जैसे मैक्स प्लांक ने यह कह दिया था कि प्रकाश होता है वो कण के रूप में व्यवहार करता है, यानी कि गतिशील जो भी प्रकाश होगा वो छोटे छोटे कणों के रूप में किसी भी पृष्ठ के द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित होगा। इसी प्रकार न्यूटन ने यह कह दिया कि प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलेगा, पृष्ठ के द्वारा जो भी अवशोषण या उत्सर्जन होगा वो तरंगों की भांति होगा। मतलब कि अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग विचार थे, अलग अलग मत थे, लेकिन एक साइंटिस्ट जो कि डी ब्रोगली था, डी ब्रोगली ने यह कहा था कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है। मतलब मैक्स प्लांक की बात भी सही है और न्यूटन की बात भी सही है। प्रकाश कणीय प्रकृति में भी होता है और प्रकाश तरंग प्रकृति में भी होता है। इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में सबसे पहले डी ब्रोगली ने कहा था। तो बात कर लेते हैं डी ब्रोगली ने क्या कहा उसके ऊपर। तो डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत या उसकी अवधारणा, द्वैत प्रकृति की अवधारणा या उसका स्टेटमेंट क्या है। मैक्स प्लांक ने क्या कहा था कि गतिशील प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में व्यवहार करता है। मतलब कि ये प्रकाश के छोटे छोटे कण हो गए, प्रकाश इस प्रकार से गति कर रहा है और इन छोटे छोटे ऊर्जा युक्त कणों को हमने क्या नाम दिया था, फोटोन या क्वांटा नाम दिया था। तो डी ब्रोगली ने यह कहा था कि यदि गतिशील प्रकाश अर्थात गतिशील तरंग छोटे छोटे कणों के रूप में व्यवहार करती है तो गतिशील कण को भी, एक कण है, गतिशील कण को भी तरंग के रूप में व्यवहार करना चाहिए। तो डी ब्रोगली का स्टेटमेंट क्या था कि यदि गतिशील प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में व्यवहार करता है तो गतिशील कण को भी तरंग के रूप में व्यवहार करना चाहिए। सिंपल सी बात है, यदि तरंग कण बन सकती है, कण की तरह व्यवहार कर सकती है, तो एक कण को भी तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मतलब क्या हो गया कि जब ये गतिशील कण होगा तो वो गतिशील कण तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए और इस गतिशील कण से जो भी तरंग बनती है उससे संबंधित एक निश्चित तरंग दैर्ध्य भी होनी चाहिए और उस गतिशील कण के कारण जो तरंग का निर्माण होता है उस तरंग को डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंग नाम दिया था। अर्थात गतिशील कण से संबंधित जो भी तरंग होगी वो द्रव्य तरंग कहलाएगी। तो डी ब्रोगली का स्पष्टीकरण क्या था, स्टेटमेंट क्या था कि गतिशील प्रकाश जब छोटे छोटे कणों के रूप में व्यवहार करता है तो गतिशील कण को भी तरंग के रूप में व्यवहार करना चाहिए। गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं और उस तरंग की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य भी होती है। तो अपने पास ये हो गया डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का स्टेटमेंट, यानी कि जो भी तरंग होती है वो कण के रूप में भी होती है और तरंग के रूप में भी होती है। तो ये डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत था कि प्रकाश होता है वो फोटोन यानी कि कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है और यहाँ पे जो द्रव्य तरंग उत्पन्न होती है उसकी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। उस तरंग दैर्ध्य को अपने कल ज्ञात करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।